सो लोकोमोटर डिसेबिलिटीज़, उससे पहले मैंने एक पॉइंट लिखा है यहाँ पे, ऊपर ऊपर कुछ कुछ पॉइंट्स मिल जाएंगे आपको, हेडिंग के तौर पे मैं नहीं देती हूँ, मतलब कुछ पॉइंट्स हैं जैसे कि यहाँ पे फिजिकल हैंडीकैप। सपोज ए पर्सन विथ फिजिकल हैंडीकैप इज सफर्ड विथ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, बहुत सारे डिजीज़ हैं, उसको इंजरीज हो जाते हैं, कहीं पे भी चोट लग जाता है तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। तो ये उसके कौन से फैक्टर के ऊपर वर्क करेगा, ये टीटी के वेस्ट क्वेश्चंस आते हैं। ऐसे एग्जाम्पल्स दे देंगे एंड आस्क करेंगे कि कौन से फैक्टर्स पर या फिर कौन से डेवलपमेंट पर हार्मफुल इफेक्ट डालेगा। दैट मीन्स अगर मुझे फिजिकली मैं क्या हूँ, डिसेबल्ड हूँ, या फिजिकली आई एम नॉट गुड, दैट मीन्स मेरा फिजिकल, मेंटल एंड एनवायरमेंटल ऑब्स्टिकल्स क्रिएट हो रहे हैं। सो फिजिकली मेंटली हम क्या हो रहे हैं, टॉर्चर्ड हो रहे हैं। तो वहाँ पे ऑप्शंस में रहेगा कि ये जो फिजिकल डिसेबिलिटीज़ हैं ये जेनेटिकल है, या फिर ये एनवायरमेंटल है, या फिर कंबाइंड इफेक्ट है। तो आपको ऑप्शन कंबाइंड इफेक्ट में डालना है, बिकॉज ये जेनेटिक्स के थ्रू भी आ सकता है और ये एनवायरनमेंट के थ्रू भी आ सकता है। दैट मीन्स सपोज एक एक्सीडेंट हो गया, ये तो मतलब अनफॉर्चुनेट है, कभी भी हो सकता है, ऐसा टाइप का इंजरीज हो गए, खेलते खेलते गिर गए, तो ऐसे टाइप का कोई चीज़ होता है तो वहाँ पे हम अनफॉर्चुनेट बोल सकते हैं। तो वैसा चीज़ हुआ तो ये कंबाइंड इफेक्ट है, तो यहाँ पे आपको मेंशन करना पड़ेगा दिस इज द कंबाइंड इफेक्ट। तो ऐसे क्वेश्चंस आते ही हैं, ऐसे क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं टीटी एग्जाम्स पे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। लोकोमोटर डिसेबिलिटी, तो लोकोमोटर डिसेबिलिटी इज ऑल्सो नोन एज, दैट इज पर्सन विद डिसेबिलिटी और पीडब्ल्यूडी, इसको भी मेंशन किया जा सकता है, या फिर फिजिकल हैंडीकैप, या फिर ऑर्थोपेडिकल हैंडीकैप। दैट मीन्स हम लोग साइकिल जब चलाते हैं तो दोनों साइड के जो पैडल्स रहते हैं, पैडल्स क्यों बोलते हैं, बिकॉज हम उसके ऊपर अपना पैर को रखते हैं एंड मूव करते हैं, जस्ट लाइक सर्कल वे में पूरा कवर करते हैं, सो दैट उसको हमने बोला पैदल चला रहे हैं। सो ऑर्थो मीन्स होता है जॉइंटेड, आपका बॉडी का जॉइंटेड पार्ट्स जो कि आपके मूवमेंट में हेल्प करता है, ग्रास्पिंग में और ग्रिपिंग में हेल्प करता है, रनिंग या जंपिंग ऐसे चीज़ में हेल्प करता है, उसमें अगर कोई इश्यूज हुआ है तो उसको हम ऑर्थोपेडिकल डिसेबिलिटीज़ बोलते हैं। तो डिसेबिलिटीज़ किसके बेसिस हो गया, दैट इज जॉइंटेड पॉइंट्स में कोई इंजरीज हो गया, स्वेलिंग हो गया या फिर चोट लग गई, तो उसके वजह से मेनी रीजंस आर देयर, बिकॉज हम लोग पर्सन्स हैं, तो वी आर ह्यूमन बींग एंड आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स जस्ट लाइक इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, डिफरेंट थिंग्स। यहाँ पे बहुत कुछ चीज़ होते हैं, केमिकल्स हैं, बहुत कुछ चीज़ है, जीन्स हैं, बहुत कुछ है। तो उसमें से एक चीज़ का भी अगर लेवल हाई और लो हो जाता है वो भी एक इशू हो सकता है। इफ हम लोग अच्छी डाइट को फॉलो नहीं करते दैन भी हो सकता है, कोलेस्ट्रॉल इंक्रीज हो सकता है, बहुत कुछ। तो इसके थ्रू ना आप ऑलरेडी बहुत कुछ जानते हैं लोकोमोटर डिसेबिलिटीज़ के बारे में, एंड ऑलरेडी मैं बहुत सारे डिजीज़ के बारे में भी बताऊंगी जो आपके बुक्स में थोड़े थोड़े से मेंशन्ड है, तो मैंने उसको प्रॉपर वे से मेंशन कर दिया, मार्क अच्छे आएंगे। ऐसा कोई नहीं लिखेगा तो मार्क अच्छे लाना है तो ऐसा प्लीज़ मेंशन करिएगा, कम लिख सकते हैं बट ऑर्गेनाइज्ड वेल होना चाहिए, वेल ऑर्गेनाइज्ड को ही ज़्यादा मार्क्स दिया जाता है ऑफलाइन के बेसिस पे। अभी देखिए, सो इनको और एक टर्म्स यूज किया जाता है, क्रिपल्ड चाइल्ड और क्रिपल्ड चिल्ड्रन। दैट मीन्स जिनके पैरों में कोई इश्यूज होता है या फिर हाथ पैर बहुत पतले होता है, बॉडी के अकॉर्डिंग, बॉडी के रेशियो के अकॉर्डिंग उनके हाथ पैर बहुत ही पतले होंगे या छोटे छोटे होंगे, तो हम उसे बोलते हैं क्रिपल्ड चिल्ड्रन। सो यहाँ पे फिजिकल, मेंटल, एनवायरमेंटल ऑब्स्टेकल्स क्रिएट करती है, इसको हमने ये बोल दिया, ये थोड़ा सा पॉइंट हमने मेंशन किया। अभी चलते हैं नेक्स्ट, दैट इज डेफिनेशन में। यहाँ पे दो डेफिनेशन है, आप चाहो तो पार्ट करके लिख सकते हो या फिर टोटल पैराग्राफ वाइज मेंशन कर सकते हैं। पार्ट वाइज करने से मार्क्स अच्छे आएंगे, सो आप पॉइंट वाइज मेंशन करें, स्टार मार्क देके या एरो मार्क देके। सो PWD Act 1995 takes up the definition of locomotor disability as, इतना पॉइंट को ऐसे घुमा के आप अगर नहीं लिख सकते तो आप मेंशन कर सकते हैं, according to PWD Act 1995 द डेफिनेशन ऑफ लोकोमोटर डिसेबिलिटी, ये नहीं लिख के आप डायरेक्ट लोकोमोटर डिसेबिलिटी से स्टार्ट कर सकते हैं, और ये डिसेबिलिटी ऑफ द बोन्स, जॉइंट्स और मसल्स लीडिंग टू सब्सटेंशियल
substantial substantial restriction of the movement of the limbs, ठीक है, substantial, अगर substantial word नहीं आया चलेगा, leading to restriction लिख सकते हैं, डायरेक्ट substantial को आप स्किप कर सकते हैं, ठीक है। सो ये क्या हो गया, कोई एक डिजेबिलिटी, कहाँ पे डिजेबिलिटी क्रिएट हो रहा है, बोन्स में, जॉइंट्स में और मसल्स में, जो रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं आपके मूवमेंट को। दैट मीन्स आपके चलने के लिए, जंप करने के लिए, रन करने के लिए प्रॉब्लम्स हो रही है, लिम्स में प्रॉब्लम्स हो रही है, और एनी फॉर्म ऑफ सेरेब्रल पल्सी। अभी सेरेब्रल पल्सी क्या है, इस डिजीज के बारे में भी जानेंगे। दैट मीन्स ना, योर टोटल बॉडी इज कंट्रोल्ड बाय और अंडर द सुपरविजन ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है। ऐसा होता है जस्ट लाइक हम सीसीटीवी के अंडर में रहते तो अच्छा वेल बिहेव करते हैं, वैसे ही अगर कंट्रोल, दैट मीन्स ब्रेन कंट्रोल करे ईच एंड एवरीथिंग को, दैन बहुत अच्छे से ये ग्रो करता है या फिर मूव करता है। जस्ट लाइक हमारा ब्रेन अगर रिस्पॉन्स ना दे कि हमें अभी मूव करना है या फिर दौड़ना है, दैन हम जंप तक नहीं कर सकते हैं, ना ही चल सकते हैं, ना ही दौड़ सकते हैं, हम चुपचाप बैठे रहेंगे। सो सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंट्रोल्स ऑल दी थिंग्स। इफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम से कोई भी नर्व्स वीक हो गया एंड वर्क नहीं किया, दैन सेरेब्रल पल्सी होने के चांसेस रहते हैं। दैट मीन्स यू आर वीक फ्रॉम योर माइंड, आपके माइंड से आप वीक हो रहे हैं। दैट मीन्स आपके पैर हाथ चलेंगे नहीं, प्लस आपका ब्रेन भी वर्क स्लो करेगा। तो ये होता है सेरेब्रल पल्सी। तो पीडब्ल्यूडी के अकॉर्डिंग और एक्ट के अकॉर्डिंग मेंशन किया गया है, इफ डिसेबिलिटी ऑकर्स इन एनी पार्ट्स ऑफ योर बॉडी जस्ट लाइक बोन्स या जॉइंट्स में या मसल्स में हो, एंड वो रेस्ट्रिक्ट करे आपके मूवमेंट को, दैन इट इज कॉल्ड लोकोमोटर डिसेबिलिटी। उसे हम बोलेंगे लोकोमोटर डिसेबिलिटी। अभी नेक्स्ट चलता है। सो ये एक डेफिनेशन आप दे सकते हैं, उसके बाद और एक डेफिनेशन मैंने मेंशन किया है, इसका उतना इंट्रोडक्शन नहीं चाहिए। इंट्रोडक्शन आप मेंशन कर सकते हैं कि लोकोमोटर डिसेबिलिटी इज आल्सो नोन एज ऑर्थोपेडिकल डिसेबिलिटी, और हम और क्या बोलते हैं, फिजिकल हैंडीकैप। इट इज रिलेटेड टू योर लेग्स एंड लिम्स, और इट इज रिलेटेड टू द बॉडी, मेन बॉडी पार्ट्स जस्ट लाइक which is help in jumping, moving और running. limbs, hand limbs तो आप ऐसे नहीं लिखेंगे, फोर limbs मेंशन होता है, ठीक है। आर्ट्स बच्चे थोड़ा सा वर्ड जानना पड़ेगा आप लोगों को, फोर limbs एंड हाइंड limbs, ठीक है। तो यहाँ पे हैंड और लेग्स लिख सकते हैं या फिर फोर limbs एंड हाइंड limbs लिखते हैं, ठीक है। इसको आप इंट्रोडक्शन के जैसे अपने अकॉर्डिंग लिखिए, उसके बाद डेफिनेशन दीजिए। अदरवाइज अगर नहीं आ रहा है तो डायरेक्ट डेफिनेशन पे जा सकते हैं। सो यहाँ पे आरसीआई एक्ट है, अगेन और एक डेफिनेशन है, आरसीआई एक्ट 1992। RCI Act 1992 adopts the definition that locomotor disability as a person's inability to execute distinctive activities associated with moving both himself and objects from place to place, and such inability resulting from affliction of, यहाँ पे मसल्स है, मस्कुलोस्केलेटल, मसल्स प्लस स्केलेटन, एग्जैक्टली हम लोग ज्वाइन करें दो वर्ड को तो मस्कुलोस्केलेटल और एंड नर्वस सिस्टम। ये बहुत बड़ा हो गया, ये पूरा बायोलॉजिकल। आपको ये जो 4-5 क्वेश्चंस हैं ये बहुत ही आपको लगेगा कि बायोलॉजी के क्वेश्चंस हैं पूरे, ऐसे ही है। इंक्लूसिव एजुकेशन में ये इम्पॉर्टेंट है। सो आरसीआई एक्ट के अकॉर्डिंग आरसीआई 1992, ये आरसीआई एक्ट 1992 ये तो याद रखिएगा बिकॉज ये टीईटी के लिए आपको बहुत हेल्प करेगा। आरसीआई का क्वेश्चन आता है इंक्लूसिव एजुकेशन में, ये इंपॉर्टेंट नाम सब है, दैट इज पीडब्ल्यूडी 1995, आरसीआई एक्ट 1992, ऐसे टर्म्स मतलब पूरे नाम को याद रखने, एंड उसके जो डेफिनेशन है थोड़ा बहुत आप पूरा रिकॉल नहीं करिए, थोड़ा बहुत याद रखिए, ठीक है। सो आरसीआई एक्ट 1992 एडप्ट्स अ डेफिनेशन, कौन सा डेफिनेशन को इन्होंने एडप्ट किया, दैट इज लोकोमोटर डिसेबिलिटी एज ए पर्सन। एक पर्सन को अगर लोकोमोटर डिसेबिलिटी है तो उसे क्या क्या प्रॉब्लम होगी, इट इज एसोसिएटेड विथ डिस्टिंक्टिवनेस, डिस्टिंक्टली कहाँ कहाँ प्रॉब्लम होती है, एक्टिविटी
एक्टिविटीज में प्रॉब्लम होती है, एग्जीक्यूट करना दैट मीन्स परफॉर्म करना या फिर ऑर्गेनाइज करना, तो उसको प्रॉब्लम होती है जो कि मूविंग के साथ, दैट मीन्स उसके पैर हाथ जो मूवमेंट में हेल्प करते हैं, ग्रिपिंग में हेल्प करते हैं या ग्रास्पिंग में, कोई चीज़ को पकड़ना हो, अगर मेरे हाथ में पावर ही नहीं रहे तो मैं पकड़ सकती हूँ? नहीं, इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो इसलिए क्या होता है, एग्जीक्यूट डिस्टिंक्टिव एक्टिविटीज एसोसिएटेड विथ मूविंग, बोथ आप कोई चीज़ के थ्रू चल पड़े हैं या फिर आपको खुद चलना है, ठीक है। जैसे कि आप गाड़ी चला रहे हैं तो वो तो आप चलाते हैं, सो आप हाथ लगाएंगे, पैर लगाएंगे, दैन आप मूव करेंगे, तो वो हो गया ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के थ्रू आपने चला या फिर खुद से चला, वो दोनों ही क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। दैट मीन्स रेस्ट्रिक्शंस आ गए कि आप नहीं कर सकते, प्लेस टू प्लेस मूव नहीं कर सकते। सच इनएबिलिटी रिजल्टिंग फ्रॉम, ये जो इनएबिलिटी है ये क्या करेगा कि एक पॉइंट तक क्या कर सकता है, बता सकता है कि ये कौन सा टाइप का डिजीज है या फिर इनएबिलिटी है। दैट एप्लिकेशन मतलब दैट प्रॉब्लम किसके साथ रिलेटेड है, रिलेटेड टू मस्कुलोस्केलेटल, दैट मीन्स आपके मसल्स प्लस स्केलेटन, आपके स्केलेटन पोर्शन के ऊपर मसल्स कवर्ड अप होता है। अभी स्केलेटन ओनली तो चल नहीं सकता ना, स्केलेटन में प्रॉब्लम हो तब जाके मसल्स में भी स्ट्रेस पड़ता है एंड उसके थ्रू मसल्स भी वर्क्स करना बंद कर देते हैं, तो दैट इज कॉल्ड मस्कुलोस्केलेटल और नर्वस सिस्टम। किससे रिलेटेड है, मैंने पहले ही बोला था, नर्वस सिस्टम, और दैट इज कॉल्ड सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और ब्रेन कंट्रोल्स एवरीथिंग, सो उसमें रेस्ट्रिक्शंस आ गए। तो ये दो डेफिनेशंस में आपको दोनों ही इंपॉर्टेंट है, एनी वन आप एग्जाम्स में लिख सकते हैं, आरसीआई एक्ट 1992 लिख सकते हैं या फिर पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995 लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद चलिए कैरेक्टर्स में। कैरेक्टर्स में मैंने यहाँ पे टोटल कैरेक्टर्स 11 पॉइंट्स दिए हैं, तो आपको एक दो बार पढ़ने के बाद बहुत इजी लगेगा पॉइंट्स, क्योंकि आपको जानना है कि डिजेबिलिटी के अकॉर्डिंग, फिजिकल डिजेबिलिटी के अकॉर्डिंग क्या क्या प्रॉब्लम्स होते हैं या फिर कैसे कैसे हो सकते हैं फिजिकल डिजेबिलिटीज। फर्स्ट पॉइंट, इनएक्यूरेट कोऑर्डिनेशन ऑफ द लिम्स। समवॉट क्या होता है ना, कुछ बच्चे बाय बर्थ उनके पैर हाथ काम नहीं करते या फिर वर्क नहीं करते, लिम्स वर्क नहीं करता, तो ये जो डिफ़िकल्टीज़ है ये किस लिए हुआ कि कोऑर्डिनेशन नहीं है, ब्रेन का जो इन्फॉर्मेशन गया वो लिम्स के साथ कनेक्टेड नहीं है, सो दैट इन्फॉर्मेशन कोऑर्डिनेट नहीं हो सका, इसलिए वो मूव नहीं कर सकता। तो विच में इफेक्ट मोबिलिटी, उसके चलने में, मोबाइल क्या है, दैट मीन्स मूवमेंट। आप मोबाइल फ़ोन को पॉकेट में डालते हो एंड मूव करते हो, दैट इज़ कॉल्ड पोर्टेबल। इजीली वो छोटा है, पॉकेट फ्रेंडली है, इजी टू हैंडल, सो ये होता है कि हमें कोई स्ट्रेस नहीं लेना पड़ता। तो बट यहाँ पे क्या है, मोबाइल मीन्स मैंने बोला मोबिलिटी और मूवमेंट, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे लिम्स वर्क नहीं करते, सो मूवमेंट में प्रॉब्लम आती है। आपके पोस्चर में भी प्रॉब्लम आएगा, जिनके पैरों में प्रॉब्लम रहती है या फिर हाथों में प्रॉब्लम रहती है उनके बैठने में प्रॉब्लम आती है, उनके जस्ट लाइक मूवमेंट में भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। एंड मैनुअल डेक्सटेरिटी, दैट मीन्स मैनुअल वर्क्स, जो भी आपके डे टू डे लाइफ में वर्क्स होते हैं उसको करने के लिए उसे प्रॉब्लम होता है। दिस इज द मोस्ट विजिबल एंड सिग्निफिकेंट फीचर, ये पॉइंट काट सकते हैं, दिस इज द मोस्ट विजिबल एंड सिग्निफिकेंट फीचर, जो हम लोग पहली बार मतलब फॉर द फर्स्ट टाइम आपने एक फिजिकल हैंडीकैप लोग को देखा एंड इमेजिन करना, उसके अकॉर्डिंग पॉइंट्स को मेंशन करना है, ठीक है। फॉर द फर्स्ट टाइम आपने किसी को देखा एंड एज पर द ऑब्जर्वेशन यू मेंशन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दैट फिजिकल और लोकोमोटर डिसेबिलिटीज, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे लोकोमोटर डिसेबिलिटीज के कैरेक्टर्स को बताएंगे। तो फर्स्ट उसका कोऑर्डिनेशन नहीं होता लिम्स के साथ, लिम्स मीन्स लेग्स एंड हैंड्स के साथ, ठीक है। सो उसको इनडायरेक्टली हो या डायरेक्टली हो प्रॉब्लम होता है चलने फिरने के लिए। तो नंबर 2 में आते हैं डिफिकल्टी इन perception and concentration where the impairment is neurological in character। अभी न्यूरोलॉजिकल, यहाँ पे नर्वस सिस्टम बोल लूँ, न्यूरोलॉजिकल बोल लूँ, सेंट्रल नर्वस सिस्टम बोल लूँ, दैट मीन्स ये पूरे न्यूरॉन्स के साथ कनेक्टेड है, दैट मीन्स आपके नर्व्स के साथ आपके ब्रेन का कनेक्शन। एंड पैरों में भी नर्व्स हैं, मसल्स में भी नर्व्स रहते हैं, बोन्स में भी नर्व्स इनसाइड को मूव करते हैं, सो दैट सारा कुछ वर्क हो पाता है, ब्लड सेल्स जा पाते हैं। अभी अगर कोई डिफ़िकल्टी हो तो ये डिफ़िकल्टी किस लिए हुआ
क्योंकि ना न्यूरोलॉजिकल इश्यूज के वजह से। दैट मीन्स आपको क्या करना है, अभी मैं बोल रही प्लीज स्टैंड अप एंड गो टू दिस साइड, अगर मैंने बोला एक बच्चे को तो वो मूव नहीं कर पा रहा, कुछ टाइम तक मूव नहीं किया, क्यों? बिकॉज उसका ब्रेन भी रिसीव करना चाहिए कि ये इंफॉर्मेशन एग्जैक्टली क्या कमांड कर रहा है, उस कमांड के अकॉर्डिंग वो चलेगा। सो इम्पेयरमेंट किसके बेसिस पे होगा? न्यूरोलॉजिकल इश्यूज के बेसिस पे भी हो सकता है। अभी थर्ड पॉइंट पे आते हैं, डिफिकल्टी इन वर्बल कम्युनिकेशन इन केस ऑफ मस्कुलर डिस्ट्रॉफी एंड फेशियल बर्न्स। अगर किसी का फिजिकल डिसेबिलिटी है, दैट फिजिकल डिसेबिलिटी पहले से नहीं था, बाय बर्थ इट इज नॉट present in this child, but some reasons are there by any accident or by any injury, उसके फेस जल गए, ठीक है, उसका फेस जल गया या फिर उसके हैंड्स जल गए, तो अगर फेस का कुछ पोर्शन भी जल जाता है, हाफ ऑफ द पर्सन बर्न हो गया पूरा ही, तो क्या होगा, इजीली वो बात नहीं कर सकता। सो दैट इज कॉल्ड डिस्ट्रॉफी, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। ये वर्ड्स ना टीटी में बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ कुछ वर्ड्स बोलती हूँ, जस्ट लाइक डिसलेक्सिया, डिसकैल्कुलिया, डिसग्रेसिया, डिस्ट्रॉफी, ये सारे टर्म्स हैं जो कि एक ना एक टीटी एग्जाम से कंपल्सरी आता है, बार बार रिपीटेडली आता है। ये जो आपका डिसकैल्कुलिया है, दैट मीन्स जिनको मैथ्स करने के लिए प्रॉब्लम होता है, कैलकुलेशन करने को प्रॉब्लम होता है, कुछ कुछ टाइम पे हम लोग क्या होता है ना, बड़े बड़े से एडिशन दे देने से कुछ लोग अभी तक भी वो सॉल्व नहीं कर पाते हैं, तो दैट इज कॉल्ड डिसकैल्कुलिया, कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हो रहा है। डिसलेक्सिया, दैट इज डिसलेक्सिया क्या है, सपोज आपको कोई चीज़ पढ़ना प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है, तो वैसा हो सकता है। तो यहाँ पर वैसे ही और एक टर्म मेंशन है, डिस्ट्रॉफी, दैट मीन्स आपके बॉडी स्ट्रक्चर, मेरे बॉडी स्ट्रक्चर जैसे सिमेट्री में है, सिमेट्री मीन्स अगर मिडिल से मुझे काटा जाए तो इक्वल हाफ में मैं एग्जैक्टली डिवाइड हो सकती हूँ, एंड मेरा राइट पोर्शन एग्जैक्टली मेरा लेफ्ट पोर्शन का मिरर इमेज होगा, ठीक है। बट जिनका इश्यूज होगा, दैट मीन्स जिनको फिजिकली प्रॉब्लम्स हैं या फिर हाथ जल गया या कट हो गया, तो एक हाथ में कट है दूसरे में तो नहीं आएगा ना, या फिर इंजरी एक हाथ में है दूसरे में नहीं आएगा, दैट इज कॉल्ड, ये स्ट्रक्चर वाइज वेरिएशन आया, चेंजेस आ गए बॉडी में, तो दैट इज कॉल्ड मस्कुलर, मसल्स में डिस्ट्रॉफी, मसल्स में स्ट्रक्चर चेंज हो गया, मसल्स का स्ट्रक्चर चेंज हो गया ड्यू टू एनी प्रॉब्लम, ठीक है। ये प्रॉब्लम की वजह से आपका वर्बल कम्युनिकेशन भी हैम्पर हो सकता है, वर्बल कम्युनिकेशन में भी प्रॉब्लम आ सकती है। अभी नेक्स्ट चलते हैं, नंबर 4, लिमिटेड एबिलिटी इन फेशियल एक्सप्रेशन। सपोज मेरे हाफ पोर्शन लेफ्ट साइड इज नॉट वर्किंग, लेफ्ट पोर्शन ऑफ द बॉडी इज नॉट वर्किंग बिकॉज ऑफ पैरालिसिस और सम स्मॉल इंजरीज और एक्सीडेंट, ये पूरा फंक्शनलेस हो गया। तो अभी क्या होगा, अगर आपका लेफ्ट पोर्शन या राइट पोर्शन फंक्शनलेस हो जाता है तो मैं फेशियल एक्सप्रेशन बहुत कम दे पाऊंगी। सो फेशियल एक्सप्रेशन अगर मैं नहीं दे सकती, एंड ये एक्सप्रेशन किसके साथ कनेक्टेड है, ब्रेन के साथ, अगेन ब्रेन के साथ, तो दैट इज कॉल्ड सेरेब्रल पल्सी। व्हाट इज सेरेब्रल, दैट मीन्स ये होता है आपका ब्रेन, ब्रेन के पोर्शंस को हम सेरेब्रल बोलते हैं, ठीक है। आपका ब्रेन 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, राइट सेरेब्रल एंड लेफ्ट सेरेब्रल, दैट इज कॉल्ड, हम लोग बोलते हैं इसको हेमिस्फीयर भी बोल देते हैं बिकॉज हाफ हाफ है, आप ब्रेन के पार्ट्स बोले, ठीक है, सेरेब्रल पल्सी। अभी नेक्स्ट चलते हैं, डिफॉर्मिटी, डिस्ट्रॉफी जैसे आपने देखा वही है, यहाँ पे डिफॉर्म हो जाएगा, फॉर्म में रहना दैट मीन्स ऑर्गेनाइज्ड, डिफॉर्म दैट मीन्स स्ट्रक्चर चेंज, फॉर्म में चेंजेस। डिफॉर्मिटी इन द चाइल्ड कैन बी ऑब्जर्व, कभी कभी अगर कोई बच्चा सपोज एक बच्चा या फिर वन चाइल्ड इज सफर्ड विथ पोलियो, तो पोलियो से सफर्ड हो रहा है तो उसके कौन से पोर्शंस वर्क नहीं करेंगे, डिफॉर्मिटी हो सकता है। तो डिफॉर्मिटी इन आर्म्स, हैंड्स, लेग्स, नेक्स एंड वेस्ट एट्सेट्रा, उसके कमर में प्रॉब्लम हो सकता है, उसके हिप पोर्शन में हो सकता है, उसके
पैरों में प्रॉब्लम हो सकता है, हाथों में हो सकता है, वो चल नहीं सकता या उसको बोलने का भी मन नहीं होता. So that is called deformity. Number 6, may suffer with pain in joints. कुछ लोगों को अभी के टाइम पे आएगा, जैसे कि ठंडी का टाइम बढ़ रहा है, तो आपको सपोज बहुत दिनों पहले चोट लगा था, कहीं आप गिर गए थे, तो वो पेन 1-2 डेज के अंदर चला गया, बट अभी के टाइम में वो रिटर्न हो सकता है, बिकॉज ठंडे में पेन सारे निकल जाते हैं. तो हमें बीच बीच में आता है, बट फिजिकली हैंडीकैप्ड लोगों को क्रैम्प्स आता है, बहुत ही ज़्यादा क्रैम्प्स आता है. बॉडी में कब कौन सा पार्ट दर्द हो पता नहीं चलेगा, ऐसे वाइब्रेट होते हैं उनकी बॉडी बीच बीच में. दैट मीन्स अगर किसी चाइल्ड का या फिर किसी भी इंडिविजुअल का, पर्सन का एक पैर कट गया है, ठीक है, बाय एक्सीडेंट एक पैर कट गया बाय एन एक्सीडेंट, तो उस पोर्शन में ऐसे वाइब्रेशन आ सकते हैं ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन. वहाँ पे ऑक्सीजन प्रॉपर अमाउंट में नहीं गया, ब्लड सर्कुलेट नहीं हुआ, तो प्रॉब्लम्स आ सकता है. उसकी वजह से जॉइंट्स में पेन होता है. ठीक है, एक तो उनके पैर हाथ नहीं है, काम नहीं कर रहे ठीक से, है भी तो वीक है, सो उसके ऊपर पेन भी रहता है, बिकॉज उनके बॉडी में कुछ ना कुछ डिफॉर्मिटी ऑलरेडी प्रेजेंट है. सो उसके बाद एम्पुलेटेड लिम्स, यहाँ पे मैंने ना आपको अगर एम्पुलेटेड लिम्स बोलूँ, हम एम्पुला में सिंपल वर्ड्स में बोलो तो कैसे दिखता है बताओ, बल्ब जैसा. ठीक है, एम्पुला मीन्स बल्ब लाइक स्ट्रक्चर. ठीक है, अभी आपके बॉडी में बल्ब लाइक स्ट्रक्चर बोन्स में कहाँ कहाँ है आपके, देखिए अभी टच कर सकते हैं, आपका नी पोर्शन देखिए. ठीक है, आपके जो नी पोर्शन है, पैरों में जो नी है, थाइज एंड फीट के बीच में नी पोर्शन, वो देखिए थोड़े से आप अगर ट्विस्ट करते हो वो राउंड लाइक हो जाता है. ठीक है, एंड आपका एंकल पोर्शन, एंकल पोर्शन देखिए, आपके जॉइंट पोर्शन देखिए, जैसे कि आपके आर्म्स के जॉइंट्स हो गए, या फिर रिस्ट जहाँ पे घड़ी पहनते वो भी एक जॉइंट पोर्शन है, या फिर आपके पूरा आर्म्स जहाँ पे कनेक्टेड है शोल्डर के पास, तो ये पोर्शन है. तो ये सारे पोर्शन में ना कभी कभी क्या होता है, स्वेलिंग हो जाता है अंदर से, जैसे बोलते हैं ना इंटरनल ब्लीडिंग. तो इंटरनल ब्लीडिंग कुछ कुछ टाइम पे होते रहते हैं, या फिर कुछ कुछ टाइम में बॉडी में कुछ कुछ फ्लूइड्स हैं, फ्लूइड्स भी सीक्रेट होने लगता है, एंड ये स्टोर्ड हो जाता है. जैसे स्टोर्ड हो जाता है वो स्वेल्ड अप हो जाता है या फूल जाता है. ठीक है, सो फूल जाने से बहुत पेन होता है. ठीक, एंड कुछ कुछ लोग पहले चल सकते थे, बट जैसे जैसे वो ग्रो करे उसके बाद चलना बंद कर देता है. ऐसे भी प्रॉब्लम्स आते हैं, मैनी टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स आ सकते हैं यहाँ पे. तो ये एक टर्म है एम्पुलेटेड लिम्स. ठीक है, पैर हाथ फूल जाना. देन डिफ़िकल्टी इन सीटिंग, अगर मेरे पैर हाथ फूले हुए होंगे या पेन होता होगा तो मुझे किस में प्रॉब्लम होगा, वर्किंग करने में, खड़े रहने में, सीटिंग करने में, बैठने में भी प्रॉब्लम होगा. बहुत टाइम आप पैर को मोड़ के नहीं बैठ सकते, जस्ट लाइक हम लोग क्रॉस करके बैठते हैं ना, वैसे बैठ भी नहीं सकते. हमेशा आपको मूवमेंट चेंज करना पड़ेगा, मतलब आपका पोस्चर चेंज करना पड़ेगा, सो दैट आपके लिम्स को थोड़ा रिलैक्स मिल सके. देन 9 पॉइंट सेकी मूवमेंट्स, अभी मैंने बोला था सेक करता है, वाइब्रेशन होता है, जस्ट लाइक अंदर से आएगा कि वाइब्रेशन जैसे कुछ हो रहा है, तो उसको हम सेकी मूवमेंट्स बोलते हैं. नंबर 10, पुअर मदर कंट्रोल. सपोज कुछ टाइम पे होता है ना, छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चों का बॉडी वेट बहुत कम है, या प्री मैच्योर बेबी बर्थ हो गया है पहले, मतलब जैसे कि 9 मंथ में बेबी होते हैं, तो उस टाइम पे नहीं हो गया, उससे थोड़ा पहले हो गया, तो बेबी को सफिशिएंट फूड नहीं मिला, तो मदर का कंट्रोल नहीं है बेबी के ऊपर. कैसे कंट्रोल होता है, पहले तो कंट्रोल रहता है कि खुद खाओ, तब बेबी को आप अच्छे से रखोगे, ये पहला कंट्रोल. सेकंड, अगर बेबी बर्थ हो गया तो उसको अच्छे से फीडिंग करवाओ, देन उसको प्रोटेक्शन मिलेगा, उसका इम्यूनिटी इंक्रीज करेगा, सो उसके पैर हाथ कभी भी पोलियो अटैक नहीं करेंगे. प्रेगनेंसी के पीरियड में ड्रग्स नहीं लेना, बहुत सारे रीज़न है. कैल्शियम अगर बहुत ही कम है, ब्लड में हीमोग्लोबिन लेवल, कैल्शियम लेवल, सल्फेट्स लेवल, ऐसे सॉल्ट्स वगैरह कम है, तो बोन में ओस्टियोपोरोसिस होता है. दैट मीन्स बोन्स ब्रेक हो जाते हैं, पतले पतले से होते हैं, एंड उसमें पोर्स हो जाते हैं. सोचिए, बोन्स में अगर पोर्स हो गया, एंड पोर्स हो गया तो मीन्स हल्का हो गया ना बोन, इजीली ब्रेक हो जाएगा. तो ऐसे ऐसे कंट्रोल्स रहते हैं.
अगर मदर का कंट्रोल नहीं है दैट मीन्स बेबी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ सकते हैं एज ए न्यू बॉर्न। और क्या है, जर्किंग मूवमेंट इन वर्किंग। कभी कभी आप लोगों को फील आता होगा कि नहीं, बट बहुत सारे एजेड पर्सन्स लोग या फिर जो ओलंपिक्स में जाते हैं, ओलंपियड्स होते हैं, या फिर जो एथलीट्स हैं उनको भी ये प्रॉब्लम्स होते हैं। कुछ कुछ लोगों को जिनको प्रॉब्लम है, जैसे कि ब्लड प्रॉब्लम है, एनीमिया है, सिकल सेल एनीमिया है, थैलेसीमिया है, तो इन लोगों को जर्किंग मूवमेंट होता है। कैसे? चलते चलते क्या होगा, अचानक से पैर में दर्द आएगा एंड अचानक से सीवर करेंगे या फिर वाइब्रेशन जैसा लगेगा पैर में एंड आप पैर में मोच आ जाएगी या गिर जाएंगे, ऐसा हो सकता है। या फिर आप दौड़ रहे थे बट उसके बाद पैर हिलेगा भी नहीं, चल नहीं पाएंगे, ऐसा चीज़ होता है। तो ये जर्किंग मूवमेंट इन वर्किंग है, ठीक है। सो ये आपके कैरेक्टरिस्टिक्स थे, इतने पोर्शन आपके कैरेक्टरिस्टिक्स थे। इसके बाद नेक्स्ट चलता है, ये देखिए। तो मैंने बोला था अभी सम स्टैट्स मैंने मेंशन किया, स्टैट्स और फैक्ट्स लिख सकते हैं। दो वर्ड्स हैं, स्टैट्स स्टैटिस्टिक्स से आया है, दैट स्टैट्स स्टैटिस्टिक्स से आया है, डिराइव्ड फ्रॉम द स्टैटिस्टिक्स वर्ड। एंड इसको आप फैक्ट भी मेंशन कर सकते हैं, इस जगह पे आप फैक्ट्स भी मेंशन कर सकते हैं। तो सम स्टैट्स और फैक्ट्स रिलेटेड टू एलआई। एलआई मीन्स लोकोमोटर इम्पेयरमेंट और लोकोमोटर डिजेबिलिटी, और ऑर्थोपेडिकल इम्पेयरमेंट, ऑर्थोपेडिकल डिजेबिलिटी। डिजेबिलिटी बोले, इम्पेयरमेंट बोले चलेगा। इम्पेयरमेंट मैंने पहले भी बताया था, इम्पेयरमेंट पेयर में रहना, दैट मीन्स पेयर, दैट मीन्स कपल्ड अप, कपल करना। तो आपके पैर कपल है, एक कपल है। ऑलवेज पैरों में क्या है ना, इक्वलनेस रहना चाहिए। अगर इक्वलनेस नहीं है तो वो सिमेट्री में नहीं है, मीन्स इक्वली डिवाइड नहीं हो सकता। सो ये जो फैक्ट है, इससे क्या क्या इफेक्ट आएगा आपके कंट्री में या फिर आ चुका है ऑलरेडी, वो देखते हैं। द फिजिकली डिसेबल्ड हैज़ पुअर बॉडी इमेज, ऑब्वियस बहुत ही ज़्यादा इनमें बॉडी को लेके प्रॉब्लम्स होते हैं। मेरे फैमिली में भी 2-3 पर्सन्स हैं जिनको ये इश्यूज़ हैं, पोलियो है, तो उसके अकॉर्डिंग इश्यूज़ हैं कि वो कहीं चल नहीं सकते, पढ़ाई जितना हो पाया कर पाए, बट कब तक कोई और एक पर्सन उसको हेल्प कर सकता है, ठीक है। तो इस वजह से बहुत ही ज़्यादा वो वीक रहता है, वो चल नहीं पाते, वीक रहता है। बॉडी इमेज दैट मीन्स मैं अगर कोई भी एक पोर्शन मेरा खराब हो पैर हाथ में, तो मेरा बॉडी इमेज क्या होगा, बहुत ही वीक होगा या पोर होगा। हाई एंजाइटी, बहुत ज़्यादा ही मुझे गुस्सा आ जाता है बहुत जल्दी, या चिड़चिड़ापन, ओके। फ्रस्ट्रेशन लेवल हाई रहेगा, बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन। सो नेक्स्ट पॉइंट है, सम स्टडीज आर अवेलेबल इन इंडिया ऑन फिजिकली हैंडीकैप। फिजिकली हैंडीकैप्ड के ऊपर कुछ कुछ स्टडीज़ किए गए हैं जो अवेलेबल ऑलरेडी है। तो यहाँ पे एक स्टडी है वूसा भट्ट का। सो वूसा भट्ट 1963 studied the physical, psychological, social, educational, vocational aspect of किनके ऊपर किया था, लोकोमोटर डिसेबिलिटी, ठीक है। तो कितने लोकोमोटर डिसेबिलिटी और फिजिकल हैंडीकैप बच्चों के ऊपर किया था, 600, ठीक है। ये सारा इंपॉर्टेंट है, ये सारे में ही टीटी क्वेश्चंस के ऊपर आ जाता है, ठीक है। ये पॉइंट उषा भट्ट का, ठीक है। उषा भट्ट 1965 स्टडीड द फिजिकल, साइकोलॉजिकल। फिजिकल मीन्स बॉडी इमेज के अकॉर्डिंग चलेंगे, कौन सा पोर्शन खराब है क्या है। साइकोलॉजिकल ब्रेन। सोशल, वो बच्चे कैसे सोसाइटी के साथ अपने आप को कनेक्ट करते हैं या फिर इंटरेक्ट करते हैं। एजुकेशनल, दैट मीन्स वो कितने पढ़े हैं, क्या कर रहे हैं। वोकेशनल, उनमें से कितने लोगों का अर्निंग है। इन एस्पेक्ट्स को लेके, इन फैक्ट्स के ऊपर उन्होंने क्या किया, सर्वे किया 600 बच्चे के ऊपर, 600 फिजिकल हैंडीकैप्ड बच्चे के ऊपर। कहाँ पे, इन बॉम्बे, एंड गेव फॉलोइंग डाटा। उससे फॉलोइंग डाटा उन्होंने दिया। मैंने साइड में एक डायग्राम भी बना दिया है ऑलरेडी। ये डायग्राम के अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊंगी कि कितना क्या परसेंटेज है। सो परसेंटेज के अकॉर्डिंग भी आपको थोड़ा बहुत मेंशन करना है। तो यहाँ पे देखिए, फर्स्ट तो ये थिंक हो गया कि नेशनल सैंपल सर्वे 1991 पुट्स इट एज 8.939 मिलियन इन इंडिया out of 16.15 million of the PH in 80:20, दैट मीन्स 80% रूरल में है, 20% अर्बन में है, ठीक है।
ये तो पढ़ेंगे, उससे पहले ये पॉइंट समझे। इधर एक डायग्राम मैंने बनाया ये जो राउंड करके, तो उसमें ही उषा वर्ड का जो सर्वे है उन्होंने मेंशन किया। मीन्स उनमें से मैंने बोल दिया फिजिकल हैंडीकैप। जो सपोज देखिए मेरे घर अगर मैं एक फिजिकली हैंडीकैप्ड बच्ची होती तो मेरे घर में बहुत लोग अनहैप्पी होते। फैमिली कुछ फैमिली डोंट एक्सेप्ट देयर चाइल्ड बिकॉज वो थिंक करते हैं दे आर द सीन ऑफ देयर पेरेंट्स और सीन ऑफ एनी क्या बोल सकते हैं, बुरा काम का असर है और बैड वर्क। सो ऐसे बोल सकते हैं कि कुछ एक्टिविटीज़ ऐसा गलत हो गया उसके वजह से ऐसे हुआ, तो वो एक्सेप्ट नहीं कर सकते। इन लॉज के फैमिलीज में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। तो एन अनहैप्पी कितने पर्सन हैं ऐसे फिजिकली हैंडीकैप जिनके फैमिलीज अनहैप्पी हैं? 74%। टोटल है 74%। ऐसे 74% फैमिलीज ऐसे हैं जो कि अभी तक उनके बच्चों को एक्सेप्ट नहीं कर सके जो फिजिकली हैंडीकैप्ड है। उसमें इतना हो गया, 100 से 74 को डिडक्ट कर दीजिए, अभी रहा मेरे पास 26%। अभी 26% में से ये जो 7% मेंशन है ये 7% जॉबलेस के लिए है, ये 7% जॉबलेस है, ये 6% अनहैप्पी है। जो मैं खुद फिजिकली हैंडीकैप्ड हूँ सो मैं अनहैप्पी हूँ, फैमिली नहीं, मैं अनहैप्पी हूँ। तो 6% वैसे पर्सन्स मिलेंगे, 6% एजुकेटेड है और बाकी के 7% कंप्लीटली अनहैप्पी है बिकॉज उनके फैमिली ने उन्हें एक्सेप्ट नहीं किया था। ठीक है, पहले केस में 74% पीपल्स आर नॉट एक्सेप्टेड देयर चाइल्ड बिकॉज दे आर सफर्ड विथ फिजिकल हैंडीकैप इश्यूज। 7% are jobless, 6% are unhappy due to the severe condition of PH or that is called physical handicap. 6% are educated and last 7% are unhappy because of their parents or their families are not accepting them due to their issues. So ये हो गया उनके पूरे सर्कल। तो ये पॉइंट के अकॉर्डिंग आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको बहुत सारे पॉइंट्स मिलेंगे, उसको आप कट करके लिख सकते हैं। वो होता है ना, आप जितना ज़्यादा लिखेंगे उसमें से कुछ कुछ पॉइंट्स आपको एग्जाम्स में आएंगे, उसमें से कैसे भी घुमा के आ गए, टीटी एग्जाम्स भी आ रहे, तो उस बेसिस पे ये सारी इंफॉर्मेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अभी नेशनल सर्वे सैंपल के अकॉर्डिंग चलते हैं। तो नेशनल सैंपल सर्वे 1991, ठीक है, 1991 puts it at 8.939 million, इतने मिलियन इन इंडिया आउट ऑफ 16.15 मिलियन ऑफ द PH। जो फिजिकली हैंडीकैप्ड 16.15 मिलियन है उसमें से 8.939 इन 80:20 रूरल अर्बन एंड 60:40 मेल फीमेल रेशियो। मीन्स उसमें से इतने लोगों को देखा गया है 8.939 मिलियन जो पर्सन्स हैं, इसमें से 80% लोग रूरल हैं एंड 20% अर्बन में है। गांव में ज़्यादा होता है बिकॉज उसमें वो लोग जानते नहीं है क्या करना है, पढ़ाई भी कम रहता है, एजुकेटेड नहीं है, अनएजुकेटेड पर्सन्स रहते हैं बहुत ज़्यादा, तो उनको समझाने के लिए नहीं है। उनको अगर सेक्स एजुकेशन के बारे में बता दो तो वो बहुत ही साई फील करते हैं एंड बहुत ही झगड़े करते हैं, ये करते हैं एंड भाग जाते हैं। बट ये भी अगर इसी एजुकेशन को हम लोग शहर में डालें या सिटी में डालें, टाउन्स में डालें, तो फिर भी कुछ पर्सन सुनेंगे। ठीक है, सो एंड 60:40 दैट मीन्स मेल पर्सन्स को बहुत ज़्यादा होता है इन किन के कंपैरिजन में, इन कंपैरिजन टू फीमेल, बिकॉज मेल यहाँ पे 60% मेल को होता है फिजिकली हैंडीकैप्ड या फिर उससे सफ़र होना पड़ता है, तो 40% फीमेल को होता है। सो ये पॉइंट एक है। एंड लास्ट पॉइंट दैट इज इन 1981 फिजिकली डिसेबल्ड वेर 1.84% and 1.42% for रूरल एंड अर्बन रेस्पेक्टिवली। मीन्स पहले तो हमने 80:20 किया था, बट ये 1991 में, उससे पहले और एक सर्वे हो गया था 1981 में, दैट इज उसमें मेंशन किया गया कि इसमें से 1.84% रूरल एरियाज में है एंड 1.42% अर्बन एरियाज में है। एंड करस्पॉन्डिंग फिगर in 1991
NSSO, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, उसमें मेंशन किया गया कि 1.99% एंड 1.58% रेस्पेक्टिवली, मीन्स 1.99% रूरल है, रूरल में रहते हैं, एंड 1.58% अर्बन एरियाज में। तो इसमें से कुछ पॉइंट्स आप मेंशन करिए, मैंने 4-5 पॉइंट्स मेंशन किए, तो आप 2 पॉइंट्स मेंशन करिए तो भी चलेगा, बट अभी के लिए नोट्स में कम्प्लीटली लिखिएगा, ठीक है, एग्जाम में वो कट हो जाए खुद ही। अभी आते हैं कॉजेस, अभी बहुत सारी चीज़ें बताए जाएंगे एंड इसके ऊपर जनरल क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि जनरल क्वेश्चंस जहाँ पे भी रहेंगे वो आएंगे। ऐसा नहीं है कि EVS मेंशन नहीं है या फिर इंक्लूसिव एजुकेशन प्रॉपर्ली मेंशन नहीं है तो वो नहीं आते, बहुत क्वेश्चंस आते हैं जनरल क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग। तो पहला है पोलियोमाइलिटिस, पोलियोमाइलिटिस, ये तो नाम से ही आपको पता है कि ये पोलियो है, तो कौन सा वायरस है, पोलियो वायरस है। सो कॉज्ड बाय पोलियो वायरस। फर्स्ट, इसको मैंने सेंटेंस वाइज नहीं दिया, सेंटेंस वाइज देंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैंने छोटे छोटे पॉइंट्स में दिया। तो फर्स्ट, नो सिम्टम्स, जैसे कि एक पर्सन अगर सफ़र करता है पोलियो के साथ तो पहले पहले ये कैरियर जैसा काम करता है, दैट मीन्स उसके बॉडी में है बट वो सो नहीं हो रहा है, कोई सिम्टम्स नहीं दिखा। बट सेकेंड टाइम में क्या होगा, एक्यूट पैरालिसिस, कुछ टाइम के बाद जब जैसे जैसे उसका एज ग्रो कर रहा है, वो बड़ा हो रहा है, उसके साथ पैरालिसिस उसको अटैक करेगा एंड मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होगा, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होगा। मस्कुलर एट्रोफी भी सेम चीज़ है, डिस्ट्रॉफी एट्रोफी सेम चीज़ है, दैट इज स्ट्रक्चर वाइज डिफ्रेंसिएशन होना या फिर स्ट्रक्चरली डिफर्ड करना। जो पहले मैं जैसे दिखती थी उससे मैं अभी अलग दिखती हूँ बिकॉज मेरे पैर हाथ काम नहीं कर रहे, ठीक है। सो फर्स्ट टाइम पे या फर्स्ट फेज पे नो सिम्टम्स, सेकंड फेज पे एक्यूट पैरालिसिस, मीन्स मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत लॉन्ग टाइम के बाद पैरालिसिस आया, सडनली कभी भी पैरालिसिस अटैक कर सकता है, ऐसा पॉइंट है। तो इसके लिए ट्रीटमेंट क्या लेंगे, पर्टिकुलर कोई ट्रीटमेंट इसके लिए है ही नहीं, ओनली वैक्सीनेशन है, ओरल वैक्सीनेशन जो आप लोग जानते हैं। वहाँ पे अगर और ज़्यादा लिखना हो तो 2 बूंद जिंदगी की जो आप लोग मेन मोटो रहता है वो हिंदी में आप लोग मेंशन कर सकते हैं, एंड 2 बूंद कब तक लेना है, अप टू द एज ऑफ 5 years, इतना मेंशन कर सकते हैं। हिंदी वाले बहुत अच्छे से मेंशन करें तो आप लोगों का आंसर अच्छे रहेंगे बहुत ज़्यादा। देन नेक्स्ट चलिए, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी मीन्स ये होता है कि स्ट्रक्चरली चेंज होना, मीन्स ये बर्थ से ही कुछ डिजीज आ सकता है या फिर सडनली ना आपके पैर हाथों में या फिर थिंक कर लीजिए मेरे पैर हाथों में कोई चेंजेस आ गए, कहीं पे कुछ क्रैक्स वगैरह जैसे आते हैं ना वैसे ही आ गए, ब्लड काम नहीं कर रहा है एंड नर्व्स सारे ब्लॉक्ड हो रहे हैं। तो ऐसे जब चीज़ें होते हैं उसको हम बोलते हैं मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, दैट मीन्स यहाँ पे मसल्स में कुछ प्रॉब्लम्स हो रहे हैं एंड मसल सेल्स जो है, मसल्स के अंदर भी सेल्स हैं, वो सारे डेड हो रहे हैं, ठीक है, मसल्स डेड और मस्कुलर जो एरियाज है वो डेड होने वाला है। तो यहाँ पे अगेन ना बहुत सारे पार्ट्स हैं, दैट मीन्स अगर हम लोग देखें तो इसका अगेन डिवीज़न है, तो कितने सारे डिवीज़न है देखिए, टोटल मैंने यहाँ पे 4 डिवीज़न मेंशन किया। आप नाम वाइज मेंशन करके छोड़ सकते हैं, अगर याद नहीं रहेगा नाम वाइज मेंशन करके ओनली छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट है स्यूडो हाइपरट्रॉफिक, स्यूडो हाइपरट्रॉफिक, अभी स्यूडो मीन्स होता है फॉल्स, फॉल्स हाइपरट्रॉफिक। सो यहाँ पे क्या करना है, डायग्नाइज्ड इन अर्ली एज एंड प्रोग्रेस डे बाय डे। ये क्या है ना, फॉल्स डिस्ट्रॉफी मीन्स कुछ टाइम पे लगेगा कि आपका हाथ पैर ठंडे पड़ रहे हैं, उसके बाद आपके हाथ पैर में स्वेलिंग आ गया, पेन आ रहा है, धीरे 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 एक एक हाथ काम नहीं किया, पैर काम नहीं किया, मीन्स स्लोली स्लोली ये ऐसे चलता है। ये केसेस बॉयज़ में ज़्यादा होते हैं, 50% आजकल जितने भी बॉयज़ होते हैं वो सारे, मतलब मैक्सिमम पर्सन्स आजकल बहुत ही ज़्यादा नॉनवेज खाते हैं, ऑयली प्रोडक्ट्स खाते हैं, सो ये प्रॉब्लम आ सकती है। अब ये बोलिए कि ये तो लोकोमोटर डिसेबिलिटी था, ये क्यों आया, बैड थिंग्स को इनटेक करने से ऐसे आता है। तो क्वालिटी फूड ये भी इंक्रीज नहीं हो रहा है या फिर प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, सो दैट ये प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। अभी इसके लिए बच्चों को और क्या दे सकते हैं, मैक्सिमम अगर पैर हाथ मेरे ख़राब हो गए तो व्हील चेयर में ही जाना पड़ेगा,
वही है। अभी नेक्स्ट आता है उसके बाद फैसियो रुकिए, फैसियोस्कैपुला ह्यूमेरल। अभी आपको टर्म्स बहुत ही डिफिकल्ट लगेंगे, एक एक टर्म्स को प्लीज़ रिपीट करिए मेरे साथ। फेसियो स्कैपुला ह्यूमेरल, ठीक है। आपके ना ये जो पोर्शन है स्कैपुला ह्यूमेरल ये सब, एंड फेसियो, फेसियो मीन्स आपके फेस में, ठीक है। फेस में भी मसल्स है ना, बोन्स है, तो आपके हाथ पैरों में भी कुछ कुछ बोन्स है, ठीक है। तो स्कैपुला ह्यूमेरल ये सारे आपके आर्म्स की पोजीशन है, शोल्डर पोर्शन से कनेक्टेड रहते हैं। अगर ये सारे नॉर्मली मूव नहीं कर रहे हैं, ठीक है, नॉर्मली मूव नहीं कर रहे, दैट मीन्स मूव लाइक ए एबनॉर्मल, एबनॉर्मल वे से काम कर रहे हैं, देन ये हमें डिसऑर्डर हो। ये डिजीज नहीं है, डिसऑर्डर है। एक सीक्वेंस में चल रहा था, वो सीक्वेंस से चेंज हो गया। तो फैसियोस्कैपुला ह्यूमेरल ये बोथ मेल फीमेल को हो सकता है, इसलिए वहाँ पे ऊपर मेंशन किया गया है बोथ मेल फीमेल, ठीक है। शॉर्टकट में प्रेजेंट करिएगा, अदरवाइज इतना लिख नहीं पाएंगे। उसके बाद देखिए लिम्ब गडल डिस्ट्रोफी, गिडल बोल सकते हैं स्पेलिंग के अकॉर्डिंग, और लिम्ब गडल बोलते हैं, GIRDLE। अभी लिम्ब पोर्शन, आपके लिम्ब पोर्शन मीन्स हैंड एंड लेग्स, ठीक है। उसके साथ ना कनेक्टेड क्या, आपके हैंड्स किसके साथ कनेक्टेड है, आपके सोल्जर पोर्शन में। तो सोल्जर पोर्शन को जो एक कॉर्नर पॉइंट देता है ना, या फिर एक जगह देता है जहाँ पे ये दोनों अटैच्ड होता है, तो उसको बोलते हैं हम पेक्टोरल, ठीक है। पेक्टोरल पोर्शन उसको बोलते हैं पेक्टोरल गिडल, पेक्टोरल गिडल। वो नॉच लाइक मीन्स जहाँ से बर्ड्स लोगों का विंग्स आता है, वहाँ से हमारा आर्म्स जॉइन होता है, तो उस पोर्शन को हम पेक्टोरल बोलते हैं। एंड जो आपका हिप पोर्शन है, हिप पोर्शन के पास ही और एक रहता है पेल्विक गिडल, जिसके थ्रू आप बैक ने को सपोर्ट मिलता है, बैक सपोर्ट, ठीक है। अगर हमारा लिम्स गिडल, ये जो जितने भी लिम्स है कनेक्टेड है ना, अगर गिडल्स में प्रॉब्लम आ गया, बाय चांस इंजुरीज हो गया या फिर टूट गया, गिर गया, हम चोट लगी टूट गया, तो क्या होगा, वीक आर्म्स और वीक लेग्स ऐसे मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। बॉडी में इम्बैलेंस क्रिएट होगा, इम्बैलेंस क्रिएट होगा। लास्ट में देखिए मिक्स्ड डिस्ट्रॉफी, मिक्स्ड डिस्ट्रॉफी मीन्स कुछ भी हो सकता है, कोई भी बॉडी पार्ट्स का स्ट्रक्चर चेंज हो सकता है मसल्स के अकॉर्डिंग। मसल्स में सफिशिएंट अगर ग्लूकोज नहीं किया ग्लाइकोजन फॉर्म में, जो आप लोग एक्सरसाइज करते हैं, तो इसमें आपको क्या लॉस करते हैं, आप स्वेट निकालते हैं, कोलेस्ट्रॉल रिलीज होता है, उसके साथ ग्लूकोज लेवल भी हाई लो होते रहता है। तो ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करने के लिए अगेन हम लोग बहुत सारे डाइट को फॉलो करते हैं। अगर ग्लूकोज भी प्रॉपर अमाउंट में नहीं गया, ऑक्सीजन नहीं गया, देन मसल डिस्ट्रॉफी हो सकता है। तो स्टिल नाउ इसके ट्रीटमेंट क्या है, स्टिल नाउ देयर इज नो ट्रीटमेंट, अभी तक इसके ट्रीटमेंट कुछ भी नहीं है। विक्टिम्स ओनली यूज व्हील चेयर, जो भी सफ़र कर रहे हैं, कुछ कुछ होते हैं ना, आप लोग थिंक करते हैं कि ये फिजिकली हैंडीकैप्ड है तो इसको अगर मेडिसिन दे दिया जाए तो ये तो ठीक हो सकता है, बट इसका कोई ट्रीटमेंट ही नहीं है, तो ठीक कैसे होगा ये बताइए। तो ये चीज़ है। इसके बाद नेक्स्ट चलता है, अभी आता है आप लोगों में से बहुत लोगों को ये चीज़ का प्रॉब्लम है, हमें भी होता है, एंड स्पेशली ओल्ड एज वालों को ज़्यादा है, दैट इज़ ये जुवेनाइल है, बट ऐसे में भी अर्थराइटिस आते हैं, रिमाटॉयड अर्थराइटिस। अर्थराइटिस जो बोलते हैं जोड़ों में दर्द है या फिर जॉइंट में दर्द रहता है, चल नहीं पाते हुए पे स्वेलिंग हो जाता है, तो ये वन काइंड ऑफ डिसऑर्डर है, ठीक है। जो बोन्स जहाँ पे कनेक्टेड है ना, आपके पैरों के बोन्स, दैट मीन्स नी पॉइंट्स और एंकल्स में, आपके आर्म्स जहाँ कनेक्टेड है वो पोर्शन सारे स्वेल्ड अप हो जाते हैं, एंड कहीं भी थोड़ा भी चोट लगता है तो बहुत ज़्यादा दर्द होता है, तो इसको हम बोलते हैं रिमाटॉयड अर्थराइटिस। तो वहाँ क्या होता है ना, अगर मैं बायोलॉजी में जाऊँ तो आपको बहुत सारा चीज़ समझा सकते हैं, तो मैं यहाँ पे छोटा सा डायग्राम एक बनाई हूँ, देख रहे हैं, ये आपका बोन जैसा डायग्राम है, ये वाला पोर्शन देखिए पेन में मैंने ड्रॉ किया है। सो जैसे थिंक कर लीजिए कि ये दो बोन यहाँ पे कनेक्ट हुआ है, ठीक है। बोन के ऊपर एक स्वेलिंग पोर्शन मैं दिखा रही हूँ, ये स्वेलिंग आपका नी पोर्शन है, उसके नीचे ना फ्लूइड रहता है, ठीक है, फ्लूइड रहता है जो कि प्रोटेक्ट करता है। अगर वो फ्लूइड धीरे 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 खत्म हो जाए
तो क्या हो जाएगा, ड्राई हो जाएगा, वहाँ पे जो मसल्स कवर करके रखा है दैट मीन्स हम बोलते हैं लिगामेंट। लिगामेंट एंड टेंडन जो कवर है मीन्स पतले पतले से मेम्ब्रेन लाइक और पतले पतले से स्किन लेयर बोल सकते हैं, वो सारे अगर ड्राई हो जाए तो ब्रेक हो जाएंगे। ब्रेक हो गए या फिर पतले हो गए तो पेन स्टार्ट होता है, बिकॉज वहाँ पे कुछ नहीं है इसलिए स्वेलिंग करना स्टार्ट करता है, एंड उसको ही हम मेंशन करते हैं रिमाटॉइड आर्थराइटिस। ठीक है, अभी रिमाटॉइड आर्थराइटिस भी कितने टाइप्स के हैं, 3 टाइप्स के हैं, मेनली 3 टाइप्स के हैं, सिस्टमैटिक और सिस्टमिक बोल सकते हैं। सिस्टमैटिक मेंशन नहीं करके यहाँ पे सिस्टमिक बोल सकते हैं। सिस्टमिक, पॉली आर्टिकुलर एंड उसके बाद और एक है पॉसी या रुकिए पॉसी आर्टिकुलर और पॉसी आर्टिकुलर, एक साथ बोल सकते हैं, एक साथ नहीं हो रहा तो पॉसी आर्टिकुलर। ठीक है, सिस्टमिक में क्या हो सकता है, सडन फीवर आ सकता है, रेडनेस हो जाएगा, रैसेस आएंगे, कभी कभी बहुत ठंडा भी लगेगा, एंड आपका जो स्प्लीन है, ठीक है, स्प्लीन इनलार्ज करेगा, लीवर स्प्लीन इनलार्ज करेगा, एंड जो मैंने अभी बोला बहुत सारे यहाँ पे क्या होते हैं ना, छोटे छोटे से मेम्ब्रेन्स हैं, वो स्टिफ हो जाता है, टेंडर मतलब पतले हो जाएंगे, थीन हो जाएंगे एंड पूरे टाइट हो जाएंगे। तो टाइट हो जाने से आप मूव नहीं कर सकेंगे, आपका पैर अगर आपने स्ट्रेट किया है तो उसको आप मोड़ नहीं सकते, फोल्ड नहीं कर सकते, तो ये होता है सिस्टमिक में। तो उसके बाद आता है पॉली आर्टिकुलर। अभी आर्टिकुलेशन का मतलब होता है जॉइनिंग, जॉइन करना। तो अगर आप थिंक करिए जहाँ पे बहुत सारे बोन्स को कनेक्ट किया गया है वहाँ पे अगर बहुत सारे टिश्यूज एक्सेसिवली ग्रो कर जाए तो क्या हो जाएगा, अगेन एरिया वो कवर कर लेगा एंड मूवमेंट में प्रॉब्लम्स आएंगी। एंड लास्टली पॉसी आर्टिकुलर, पॉसी PAUCI, पॉसी आर्टिकुलर दैट इज लेस आर्टिकुलेशन डिजीज, मतलब मूवमेंट नहीं होगा, टोटली आप फोल्ड नहीं कर सकते हाथ पैरों को। ठीक है, सो इसका कोई मेडिसिन अभी तक है नहीं, बट ये अभी आयुर्वेदिक वे से ट्रीट हो रहा है। ठीक है, आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक मेडिसिन से ट्रीट होता है, कैन बी ट्रीटेड बाय यूजिंग आयुर्वेदिक एंड होम्योपैथिक मेडिसिन। सो उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं ओस्टियोमाइलिटिस। आपको पूरे ही लगेंगे कि ये सारी बायो है, बट आपका बुक में जैसा मेंशन है ना उससे ये बेटर है। मार्क्स के अकॉर्डिंग कोई एक पर्सन मार्क्स नहीं काट सकता आप अगर ऐसे लिखिए, तो मैंने नहीं बोला कि सारे डिजीज़ को लिखिए, मैंने बोला मैक्सिमम, मैंने 14 टाइप्स मेंशन किए थे क्योंकि मुझे मैक्सिमम से मैक्सिमम TET एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर होना है, तो उस बेसिस पे था। तो आप उस बेसिस पे नोट्स बनाएं, बट एग्ज़ाम पे लिखने के वक्त 4 से 5 को मेंशन करिए, उसके ट्रीटमेंट्स लिखिए, एट्सेट्रा करिए, एंड कर दीजिएगा। ठीक है, तो ओस्टियोमाइलिटिस इसको आप क्या बोल सकते हैं हम लोग, इन्फ्लामेशन, बोन मेरो इन्फ्लामेशन। अभी बोन मेरो क्या है, आप लोग बहुत लोग तो चिकन मटन खाते ही हैं, तो बोन मेरो वर्ड भी सुने होंगे या फिर मेरो सेल्स भी सुने होंगे। क्या हिंदी में या उड़िया में इसको बोलते हैं अस्थि मज्जा, उतना और ज़्यादा पता नहीं है, अस्थि मज्जा हम लोग बोलते हैं, बिकॉज ये पूरे ब्राउनिश कलर का रहता है, रेडिश ब्राउनिश इन कलर। ये बोन्स के अंदर जो होलो पोर्शन होता है ना उसको फिलअप करता है, एंड इससे ही आपके बॉडी को इम्यूनिटी मिलती है, बिकॉज यहाँ पे सेल फॉर्मेशन होता है। सो सडनली अगर वहाँ पे इन्फ्लामेशन हो गया, इन्फ्लामेशन दैट मीन्स स्वेलिंग, इन्फ्लामेशन मीन्स स्वेलिंग या फिर कट हो जाना, या फिर बोलते हैं ना बहुत जोर से अगर गिर जाए तो कैसे होता है, रगड़ गया, दैट मीन्स पूरा आप घिस गए, बोन्स को चोट लग गई, तो ऐसा हो गया। तो उस पोर्शन में क्या होगा ना, हिमाटोमा। ठीक है, हिमाटोमा मीन्स ब्लड क्लॉट हो जाएंगे, ब्लड फॉर्मेशन नहीं होगा, क्लॉट हो गया ना, इंजुरीज हो गया तो इन्फेक्शंस बढ़ जाएगा। अगर कहीं पे ब्लड क्लॉट हो गया, ठीक है, तो उस सेल को आप ग्रो नहीं कर सकते, तो वहाँ पे ब्लड क्लॉट इतना ही सीवियर हो जाता है कि डेड सेल फॉर्मेशन होना स्टार्ट कर देता है, जो सेल डेड हो गया है वहाँ से ग्रो करना स्टार्ट कर देता है, एंड इसके अकॉर्डिंग इन्फेक्शंस होता है एंड बोन्स में डेवलपमेंट और नहीं आता है। तो इससे और एक चीज़ भी हो सकता है, बोन मैरो कैंसर। ठीक है, ब्लॉक्ड की वजह से। तो ये कंट्रोल कौन करेगा,
अगर मुझे पहला स्टेज में पता चला देन हाई एंटीबायोटिक मेडिसिन हम लोग यूज़ कर सकते हैं, हाई एंटीबायोटिक मेडिसिन। सो हम इन्फ्लामेशन को कम कर सकते हैं, बैक्टीरियल नहीं, जो भी इन्फेक्शंस हैं तो बैक्टीरियल ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करके एंटीबायोटिक्स बना के हम दे सकते हैं, ठीक है। सो उसके बाद नेक्स्ट चलेंगे ओस्टियोजेनेसिस और ओस्टियोजेनिक बोल सकते हैं, जेनेसिस बोल सकते हैं या फिर जेनिक बोल सकते हैं, जेनिक, ठीक है। ओस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा, इम्परफेक्टा मीन्स परफेक्ट नहीं है, ठीक है। ओस्टियोजेनेसिस बोन में प्रॉब्लम और बोन में परफेक्शन नहीं है, दैट मीन्स उसके फॉर्म में स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम है, तो ये होता है हेरिडिटरी, जेनेटिक्स के थ्रू जाता है, ठीक है। जोड़ों में दर्द होना ये जेनेटिकल है, हो सकता है, ठीक है। इसके थ्रू क्या होगा, इजीली बोन्स हल्के हो जाएंगे, धीरे धीरे बॉडी वेट डिक्रीज करेगा ड्यू टू लैक ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इन ब्लड एंड बोन्स। आफ्टर दैट बोन्स बहुत ही थिन हो जाएंगे एंड इजीली ब्रेकेबल, दैट इज कॉल्ड ब्रिटल बोन्स मीन्स हल्के हो जाना। जस्ट लाइक एक जगह पे आपने एक अच्छा कपड़ा रख दिया बट उसमें अगर टर्माइट्स लग गए, ठीक है, या फिर चींटी काट दिया, तो कपड़े कुछ दिनों के बाद हल्के हो जाएंगे कि नहीं, बिकॉज वहाँ पे पोर्स हो गए बहुत ज़्यादा। वैसे बोन्स को भी खोखला कर दिया तो वो इजीली ब्रेकेबल हो जाएगा, ठीक है। सो ये कंट्रोल कौन कर सकता है, कंट्रोल बाय टेकिंग प्रिकॉशनरी मेजर्स, हम अच्छे से प्रिकॉशंस ले तो ये ठीक हो सकता है। दैट मीन्स जब बेबी बर्थ हो तभी ट्रीटमेंट करा लो, तभी उसका ब्लड चेक करा लो, पूरा बॉडी चेक करा लो, देन हमें पता चलेगा कि कोई डिजीज़ ऐसा उसके बॉडी में है या नहीं है, या फिर फैमिली जो इश्यूज होते हैं या फिर मेडिकल हिस्ट्री देखा जाता है, फैमिली हिस्ट्री, मेडिकल हिस्ट्री, उससे पता चल सकता है। देन नेक्स्ट चलते हैं लिम्फ और लिम्फ डेफिशिएंसीज, दैट मीन्स लिम्फ में कुछ कुछ प्रॉब्लम्स आ जाना बाय बर्थ, और बर्थ के बाद एक्सीडेंटली कोई बीमारी हो गया या फिर एक्सीडेंटली आपके पैर हाथ छोटे होने लगे, या फिर पैरों के एंड हाथों के जो बोन्स हैं वो छोटे छोटे फॉर्मेशन में, तो इसको बोलते हैं लिम्फ डेफिशिएंसीज। तो ये कंट्रोल कैसे होगा, सर्जरीज के थ्रू, और इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, सर्जरीज के थ्रू होगा। अभी नेक्स्ट चलते हैं लेग काल्व पार्थीस, ठीक है, बहुत डिफिकल्ट नाम है, लेग काल्व पार्थीस। सो ये कहाँ पे इफेक्ट करेगा, मैंने इस साइड में ड्राइंग बनाया हुआ है, वो ड्राइंग आपकी एक बोन का है, ये पैरों में ही रहता है, जो आपका थाई बोन है ना, सबसे लॉन्गेस्ट बोन है आपके पूरे बॉडी में। आपका थाई बोन, आपके जो जांग पोर्शन बोल सकते हैं हिंदी में, जिनको पता नहीं चल रहा है तो उनके लिए बोल रही हूँ, थाई पोर्शन है, उस पोर्शन में सबसे लंबा बोन रहता है, उसको बोलते हैं फ्यूमर, ठीक है। फ्यूमर का जो हेड पोर्शन है, ऐसे देखिए मैंने नॉच लिखा हुआ है, ठीक है। सो उसका जो राउंड लाइक हेड पोर्शन है, उसमें अगर क्या हो जाएगा, कोई एयर बबल्स रह गए, एयर बबल्स के अकॉर्डिंग मैं समझा रही हूँ, होल्स रह गए, ठीक है, इंटरैक्शंस और होल्स रह गए, एंड उससे ना ब्लड बाहर आ रहा है, हो गया, एंड ब्लड फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। सो ये अभी तक नॉट क्यूरेबल है, एंड ये डिजीज़ बहुत ही कम लोगों को हुआ है। ये स्पेशली जो बच्चे 4 साल के होते हैं, बॉयज़ को ही होता है, गर्ल्स को नहीं होता, बॉयज़ को ही होता है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं एपिलेप्सी। एपिलेप्सी को बहुत अच्छे से याद रखिएगा, बिकॉज एपिलेप्सी के ऊपर क्वेश्चन आता है टीईटी में। So epilepsy automatically reduced after a very frequent or 1% of total population, means after abnormal discharge of different things, just like आपके epilepsy खुद ब खुद कभी कभी ठीक हो जाता है, ठीक है, या फिर अगर फर्स्ट स्टेज में हो तो, अदरवाइज एबनॉर्मल वे में इससे डिस्चार्ज होता है। क्या डिस्चार्ज होगा, जस्ट लाइक बॉडी में जो भी फ्लूइड है ना, फ्लूइड सब डिस्चार्ज होते रहेगा, ठीक है, बॉडी से निकल जाएंगे, बह जाएंगे, ठीक है। अभी ये जो बह जा रहे हैं, तो इसके वजह से क्या क्या इश्यूज हो सकते हैं कि जो बच्चे हैं
वो फेंट हो जाएंगे, जस्ट लाइक उन वो कभी कभी अनकॉन्शियस हो सकते हैं, दैट मीन्स बेहोश हो जाना, या फिर उनको कभी कभी बहुत ही ज़्यादा ब्रेथ प्रॉब्लम होगा, मीन्स ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होगा, सांस बहुत ही हाई चलेगा, तो ऐसे प्रॉब्लम हो सकते हैं। कभी कभी बॉडी का कलर पूरा पर्पल हो सकता है, स्किन कलर पर्पल हो जाएगा, तो उसमें एपिलेप्सी हम लोग बोलते हैं। तो ये कभी कभी ठीक हो सकता है या फिर परमानेंटली वैसे ही रह सकते हैं, ठीक है। इसका मेडिसिन एंड योगा ही ट्रीटमेंट है, अदरवाइज इसको अगर हाई लेवल में हुआ है तो ठीक नहीं कर सकता। सो उसके बाद नेक्स्ट चलता है न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। अभी मैं बहुत सारा बोल के आई थी एंड यहाँ पे मैंने कुछ कुछ मेंशन भी किया है कि CNS दैट इज अ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में अभी दो पोर्शंस होता है, ऐसे में मैं आपको समझाने के लिए दो बोल रही हूँ बिकॉज बायो में तो और भी हैं। दो पोर्शंस है, दैट इज ANS एंड PNS। ANS मीन्स ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, जिसके पास खुद का ऑटोनोमी है, मीन्स जो जो चीज़ हमारे बॉडी में खुद से चलती है उसको कंट्रोल करता है। PNS पेरिफेरल, आपके बॉडी में दूर में डिस्टेंस में जो पार्ट्स प्रेजेंट है उसको हम PNS के अंडर में रखते हैं, दैट इज लिम्स पोर्शन, आपके हाथ पैर, आपके बॉडी के सबसे डिस्टेंस वाले बोन्स हैं या पोर्शंस हैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने सिमेट्री दिखाने के लिए डायग्राम बनाया है, एक पर्सन का ऐसे ही डायग्राम बनाया था, इक्वली कट करके दिखाया कि इक्वली अगर बीच से कट करते हैं तो इसको बोलते हैं बायलैटरल सिमेट्री। अभी ठीक है, थोड़ा बहुत पता चला। अभी सारा कंट्रोल तो आपका ब्रेन के पास है। अगर nervous system coordinates and directs the various function of the body। अभी मैंने बोला था कि आपका नर्वस सिस्टम जो है दैट मीन्स आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम, आपका ब्रेन है, टोटल फंक्शन ऑफ द बॉडी का कंट्रोल करता है। सो इट कंसिस्ट, इसमें कंसिस्ट करते हैं बहुत सारे पोर्शन। तो पहला पोर्शन है नर्व्स। उसके बाद नर्व्स के कुछ कुछ जोन तो होंगे जहाँ से इंफॉर्मेशन पूरे बॉडी को जाता होगा, तो यहाँ पे तीन पोर्शन है जैसे कि PNS, ANS एंड CNS। CNS सबसे अबव है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड में रहता है, बाकी सारे पोर्शन ANS एंड PNS में आता है। यहाँ पे बहुत सारी थ्योरीज हैं जिसको हम पकड़ के यहाँ पे बोल सकते हैं एंड उसके रिलेटेड वेरियस पार्ट्स के प्रॉब्लम्स भी हैं एंड प्रॉब्लम्स जो लीड करता है इम्पेयरमेंट को, मीन्स उसकी वजह से बॉडी में इम्पेयरमेंट हो सकता है। अब ये देखिए, तो उसके अकॉर्डिंग 10th नंबर पे आते हैं, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है बिकॉज न्यूरोलॉजिकल इश्यूज हुए ना तो उसका ट्रीटमेंट नहीं होता कुछ भी। अभी मल्टीपल स्क्लेरोसिस क्या है, SCLEROSIS, स्क्लेरोसिस, मल्टीपल स्क्लेरोसिस। तो इसमें क्या होता है ना, एडल्ट को ये स्पेशली डिजीज होता है, ये जो ब्रेन में मेम्ब्रेन है, मीन्स ब्रेन के ऊपर भी तो कवर है ना, वो मेम्ब्रेन जो रहता है वो क्या होता है, धीरे 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 पतले हो जाता है एंड डिटोरिएट करता है, दैट मीन्स वो उसमें पोर्स हो जाएंगे, पतले हो जाएंगे, थीन हो जाएंगे एंड धीरे 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 वो जैसे कि इतने थीन हो गए ट्रांसपेरेंट जैसे हो जाएंगे। तो इसको हमने मेंशन किया ब्रेन में जो मेम्ब्रेन्स है एंड स्पाइनल कॉर्ड, दैट मीन्स आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम को ही वो डायरेक्टली इफेक्ट करेगा, तो वहाँ पे इफेक्ट आ रहा है। तो उसके बाद नेक्स्ट चलता है स्पाइना गिडिफा, जिडिफा बोल सकते हैं स्पेलिंग के अकॉर्डिंग बट गिडिफा बोला जाएगा, ठीक है, स्पाइना गिडिफा। सो इफ कोई पर्सन को न्यूरल ट्यूब में प्रॉब्लम हो, अभी न्यूरल ट्यूब क्या है, आपका बोन मैरो जहाँ पे है, मेनली बोन मैरो आप लोग समझते हैं स्पाइनल कॉर्ड के अंदर है बिकॉज वहाँ से सब कुछ फॉर्मेशन होता है। तो आपका स्पाइनल कॉर्ड दैट मीन्स बैकबोन, जो आपका बैकबोन है ना, बैकबोन एरियाज को पहले जैसे जैसे बेबीज आते हैं तो उसमें बेबीज के केसेस में इसको नोटोकॉर्ड बोलते थे, छोटे बच्चों के केसेस में बायो में नोटोकॉर्ड और न्यूरल ट्यूब बोलते हैं। प्री नाटाल स्टेज में, प्री नाटाल स्टेज में ये अगर इसमें डिफेक्ट हो जाए कोई चीज़, सपोज न्यूरल टिश्यूज फॉर्मेशन नहीं हुए या फिर ब्रेक हो गया, तो क्या होगा, इसके थ्रू आपका लोअर जो बैकबोन है, बैकबोन का पोर्शन है, वो कभी भी स्ट्रेट नहीं हो पाएगा। तो किसी किसी पर्सन को होता है ना, उसका बैकबोन थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा रहता है, तो उसके वजह से उसके पीठ ऐसे इन पुशिंग जैसे हो गया या फिर एक साइड में ऐसे ट्विस्टेड टाइप का हो गया, मुड़ गया है थोड़ा, ऐसे लगता है, तो उसको सीट पोस्चर मीन्स सीटिंग
के लिए जो भी हम पोस्चर लेते हैं वो नहीं ले पाता। अभी तक इसका ट्रीटमेंट नहीं निकला है, नो ट्रीटमेंट इज़ रिक्वायर्ड। इसके लिए तो रिक्वायर्ड भी नहीं है ट्रीटमेंट, बिकॉज इसको ठीक भी नहीं कर सकते। सीरियस फॉर्म में अगर चाहिए तो सर्जरी ही करना है, ठीक है, अदरवाइज होगा नहीं। सो उसके बाद नेक्स्ट चलते स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज। अभी देखिए स्पाइनल कॉर्ड में कितने सारे प्रॉब्लम है। अभी मैंने बोला स्पाइनल कॉर्ड क्या है, आपका बैकबोन पोर्शन को स्पाइनल कॉर्ड बोलता है। सो उसमें अगेन कितने सारे प्रॉब्लम है, आप सिर्फ नाम के अकॉर्डिंग देखिएगा। मोनोप्लेजिया, पाराप्लेजिया, हेमीप्लेजिया, ट्राइप्लेजिया, क्वाड्रीप्लेजिया, देन डिप्लेजिया और डाइप्लेजिया, डबल हेमीप्लेजिया, है ना। मोनोप्लेजिया मीन्स एक लिम्ब को प्रॉब्लम होगा, कोई भी एक, हाथ पैर में कितने लिम्ब्स हो गए टोटल, चार पार्ट्स है ना, तो कोई भी एक पोर्शन को आपको प्रॉब्लम आएगा। पाराप्लेजिया दैट इज ओनली बॉडी पार्ट्स में लोअर बॉडी पार्ट्स को प्रॉब्लम आएगा, मीन्स आपके पैरों को। हेमीप्लेजिया मीन्स वन साइड, जो को जिसको हम बोलते हैं पैरालिसिस, वन साइड होता है लेफ्ट और राइट में, ऐसे। ट्राइप्लेजिया मीन्स दोनों पैर को प्रॉब्लम आएंगे, उसके साथ एक हाथ खराब होगा, एक हाथ को प्रॉब्लम आएगा। क्वाड्रीप्लेजिया, क्वाड्रेट मीन्स होता है 4, ठीक है, क्वाड्रा या क्वाड्रेट ऐसे वर्ड सुने तो ये होता है 4, मीन्स आपके चारों लिम्स को प्रॉब्लम होगा। 4 है, ऐसे भी हमारे पास 4 ही हैं, चारों को प्रॉब्लम होगा। डिप्लेजिया, यहाँ पे ऑल लिम्स को प्रॉब्लम्स हैं, बट लेग्स आर मोर इफेक्टेड, लेग्स को ज़्यादा इफेक्ट होगा। डबल हेमीप्लेजिया, आपके पूरे बॉडी दोनों साइड्स को, दैट मीन्स यहाँ पे तो अभी तक था लेग्स को या हाथों को ही प्रॉब्लम होता था, बट अभी पूरे बॉडी को बोल सकते हैं, पूरे दोनों साइड के बॉडी पार्ट्स को हार्म होगा या फिर इफेक्ट होगा। तो अभी तक इसका ट्रीटमेंट कुछ नहीं है, इसके केसेस भी बहुत ही कम है, ठीक है। उसके बाद आते हैं सेरेब्रल पल्सी। अभी सेरेब्रल पल्सी मैंने बहुत बार समझाया का, ये न्यूरोमस्कुलर है, नर्व्स के साथ कनेक्टेड है। सो ये जो है ना, इसमें अगेन कौन सा चीज़ का डैमेज हो सकता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का। अगर आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम पूरा बॉडी का कंट्रोल करता है, वो बाई चांस में वर्क करना बंद कर दिया तो उसको हम सेरेब्रल पल्सी बोलेंगे। ये अगेन 3 टाइप्स में, स्पास्टिक, एथेटॉइड, एटासिक, ठीक है। स्पास्टिक, एथेटॉइड, एटासिक। स्पास्टिक में क्या है, मसल स्टिफनेस, मसल्स टाइट हो जाएंगे, रिजिडिटी आएगा, ठीक है। एथेटॉइड में क्या होगा, अनकंट्रोलेबल मूवमेंट, मतलब पैर हाथ ऐसे ही वाइब्रेट होते रहेंगे या मूव करते रहेंगे, आप उसको बंद नहीं कर सकते। एटासिक में क्या होगा, बॉडी बैलेंस बिगड़ेगा, पुअर बैलेंस। इसके बाद इस साइड में 2 पोर्शन है, जस्ट लाइक रिजिडिटी एंड ट्रिमोर, रिजिडिटी एंड ट्रिमोर। रिजिडिटी में क्या होगा, आपके कंटिन्यूअस मसल टेंशन, मीन्स मसल्स सारे पूरे बॉडी पार्ट्स के मसल टाइट हो जाएंगे। ट्रिमोर में क्या होगा, कोई भी बॉडी पार्ट्स अनकंट्रोलेबल वे में मूव करता रहेगा, मोशन में रहेगा, ठीक है। सो इतने पोर्शन का भी कोई ट्रीटमेंट नहीं है। इसके लिए क्या क्या बॉडी को और फील हो सकता है, कॉमन कैरेक्टर्स है, वीकनेस आ सकते हैं, मेंटल रिटार्डनेस हो सकता है, स्पीच इम्पेयरमेंट, आपका पूरा बॉडी वीक रहेगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम वीक रहेगा, तो आप बातचीत कर नहीं सकते, बात बंद हो जाता है। देन नेक्स्ट यहाँ पे आया ब्रेन एंड स्कल इंजरीज। अभी ये एक्सीडेंटल है, कहीं से गिर गए, स्पोर्ट्स में हैं, स्पोर्ट्समैन्स हैं या वुमेन्स हैं, वो खेलते हुए गिर गए, या फिर रेंडमली कहीं पे चलते थे, पैर फिसल गया एंड एक्सीडेंट हो गया, व्हीकल से गिर गए और व्हीकल एक्सीडेंट्स हो गए। तो ये सब की वजह से बहुत ही बॉडी से ब्लड लॉस हो गया, ठीक है। तो इसका इफेक्ट क्या आएगा, कॉज ऑफ ब्रेन एंड स्कल इंजरीज, आपके ब्रेन में इफेक्ट आया, स्कल जो है ब्रेन का कवर जो है उसमें ब्रेकेज आ गया या फिर वो ब्रोक हो गया। तो उसकी वजह से क्या कर सकते हैं, ये तो ऑब्वियस है, सर्जरी चाहिए, टाइमली मेडिकल हेल्प एंड सर्जरी, अदरवाइज पर्सन को या पेशेंट को हम बचा नहीं सकते। तो अभी इंजरीज कितने टाइप के हो सकते हैं, लीनियर फ्रैक्चर्स, कोई भी पोर्शन में सीधे फ्रैक्चर हो जाना, दैट मीन्स स्कल पोर्शन में छोटा सा फ्रैक्चर हो जाना, उसको
अगर स्टिचेस मारे जाएं तो ठीक हो सकता है, एक्सरेज के थ्रू हम देख सकते हैं। हिमाटोमास, हिमाटोमास में ब्लड क्लॉट होता है, ठीक है, ब्लड क्लॉट होता है, ब्लड क्लॉट हो जाने से नर्व वीक हो जाएंगे एंड मूवमेंट नहीं होगा। देन उसके बाद आता है डिप्रेस्ड फ्रैक्चर, दैट मीन्स सीवियरली क्रैक्ड हो जाना। स्कल पोर्शन में जो बोन पार्ट है ना, बोनी पोर्शन है, स्कल तो बोनी पोर्शन है ना, उसमें क्रैक्ड हो जाना, क्रैक्स आना। कंफ्यूजन ऑफ द ब्रेन, समटाइम्स क्या होता है ना, आप बहुत सारे थॉट्स अगर माइंड में आते हैं देन वो कंफ्यूजन क्रिएट करता है, उसकी वजह से भी नर्व्स वर्क करना बंद कर देता है। ये भी वन काइंड ऑफ इंजरी है, बट इंटरनल इंजरी है। देन नेक्स्ट कंकशंस, कंकशंस ब्रेन इंजरी कॉजिंग लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। कंकशंस मीन्स लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, आपको हमेशा लगेगा कि आप बेहोश होने वाले हैं, कभी भी फेंट हो जाते, कहीं पर भी पता नहीं है फिर भी फेंट हो जाता है, ऐसा। एंड लास्ट दैट इज ऑटिज्म। ऑटिज्म रेयरली होता है, बहुत ही कम लोगों को होता है, एंड जिनको भी होता है बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, उनके माइंड में मल्टीपल थॉट्स आते हैं, कम्युनिकेशन बिहेवियर में प्रॉब्लम्स आते हैं, मल्टीपल इफेक्ट उनके बॉडी में आता है, कि साइकोलॉजिकल इफेक्ट, उनका फिजिकल इफेक्ट, बहुत सारी चीज़ें आते हैं, ठीक है। इतना समझ पाए? ये सुन लो, ये सुन लो, इतना समझ आया? ये सुन लो। सो इसके बाद हम चल रहे थे एजुकेशनल प्रोविजंस पे। तो एजुकेशनल प्रोविजंस पे आप बहुत सारे प्रोविजंस हैं, एंड मैं जैसे पहले भी बोल चुकी हूँ, हमने डिस्कस किया था एज अर्लियर, जैसे मैंने डिस्कस किया था कि ईच एंड एवरी इम्पायरमेंट के जो प्रोविजंस हैं ऑलमोस्ट आसपास सेम रहते हैं, एंड रोल ऑफ पेरेंट्स एंड रोल ऑफ टीचर्स ऑलमोस्ट इक्वल होती है। सो आप चाहे तो हियरिंग इम्पायरमेंट के लिख सकते हैं, देन लोकोमोटर इम्पायरमेंट पे आप अदर इम्पायरमेंट का जो जो पॉइंट्स आपको याद रहेगा, ये कॉमन पॉइंट्स आप लिख सकते हैं कि रोल ऑफ टीचर इनके लिए क्या होगा। बाकी जो टेस्ट हैं या फिर जो जितने भी फिजिकली हैंडीकैप्ड है तो उनके लिए जो डिवाइसेस चाहिए, लेज़र कैन चाहिए, वो सारे थोड़े डिफरेंट हो जाएंगे, अदरवाइज अलग अलग आएंगे। तो लेज़र कैन स्पेशली हम लोग जो ब्लाइंड है उनके लिए यूज़ करते हैं। इनके लिए लेज़र कैन ओनली अगर उनका सीवियर पैरों में प्रॉब्लम है, तो किसी किसी को हियरिंग या बोलने में प्रॉब्लम आ सकती है उसके साथ, तो उनको दी जाती है, अदरवाइज नहीं। तो यहाँ पे जितने भी प्रोविजंस हैं ना, प्रोविजंस यहाँ पे आप सर्कल बना लीजिएगा एंड पॉइंट्स को मेंशन करिएगा। तो यहाँ पे फर्स्ट तो है मेडिकल एड्स। जो मेडिकल एड्स यूज़ होते हैं, जस्ट लाइक बाय गिविंग मेडिकल एड्स एंड थेरापी, हम बच्चों को कुछ अमाउंट में क्या कर सकते हैं, हेल्दी या प्रोटेक्टिव बना सकते हैं। देन नंबर 2 है सिलेक्शन ऑफ करिकुलम। अगर स्कूल में करिकुलम इनके बेसिस पे ना हो तो प्रॉपरली हैंडीकैप बच्चे पढ़ नहीं सकते वहाँ पे, सो दे आर वेरी वीक इन their health. So if they are not going school properly, so they cannot acquire the knowledge from basic education system. So उनके लिए हमें प्रॉपर टाइप के करिकुलम यूज़ करना है, सिलेक्शन ऑफ करिकुलम प्रॉपरली यूज़ करना है फिजिकल हैंडीकैप बच्चों के लिए। तो उनके साथ स्पेशल टीचर भी होना चाहिए स्पेशल करिकुलम के साथ। नेक्स्टली चलते हैं प्रोविजंस। ये देखिए, ये पॉइंट है, ये वाला पॉइंट। तो प्रोविजंस, इमोशनल एडजस्टमेंट एंड सिक्योरिटी। तो हमें ऐसे प्रोविजंस बनाने हैं जो इमोशनली एडजस्ट कर सके, या फिर जो उनको फ्री रखे, उनको ज़्यादा कोई प्रॉब्लम ना करे, इमोशनली टॉर्चर ना हो, फिजिकल एबनॉर्मलिटी को हैंडल कर सके, ऐसा। मोटिवेशन एंड डिटर्मिनेशन नेक्स्ट पॉइंट है। मोटिवेशन एंड डिटर्मिनेशन ऑब्वियस इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। सो उसके अकॉर्डिंग ये जो मोटिवेशन है एंड डिटर्मिनेशन है, ये कौन करेगा, टीचर्स एंड द फैमिली। तो टीचर शुड मोटिवेट द चिल्ड्रन इन ए मैनर बाय व्हिच सेल्फ डिटर्मिनेशन कैन बी डेवलप। तो बच्चों में
सेल्फ डिटर्मिनेशन फॉर्म्ड हो एंड उसके अकॉर्डिंग वो वर्क कर सके। देन इधर आता है डेवलपमेंट ऑफ द फिजिकल एफिशिएंसी। बच्चों में फिजिकल एफिशिएंसी अगर इंक्रीज करवाना हो तो बच्चों को बहुत ज़्यादा ही प्रोमिनेंट करना पड़ता है उनके वर्क में। जैसे कि हैंडीकेप्ड बच्चे हैं तो वो कुछ कर नहीं सकते या कुछ प्रॉब्लम है तो उसको हम सॉल्व कर लेंगे। सच एज वोकेशनल एफिशिएंसी इतना बना देंगे कि वो अपना अर्निंग खुद कर सके फ्यूचर में। देन डेवलपमेंट एंड एजुकेशन बैलेंस होना चाहिए एंड टीचर्स एंड पेरेंट्स ना बहुत कंसर्न होना चाहिए उनके हेल्थ के साथ। ये पॉइंट्स प्रोविजंस पे आता है। अभी चलते हैं नेक्स्ट। अगेन देखिए मैंने रोल ऑफ टीचर कैसे मेंशन किया, वही पॉइंट वाइज 8 पॉइंट्स है, आप मैक्सिमम 5 पॉइंट्स मेंशन कर सकते हैं। सो यहाँ पे ऑर्थोपेडिकल हैंडीकैप्ड बच्चों को पहले, ऑर्थोपेडिकल जो हैंडीकैप्ड है वो बच्चों को पहले हमें आइडेंटिफाई करना है, स्क्रीन आउट करना है। नॉर्मल बच्चों के साथ डिफरेंट टाइप के इंडिविजुअल डिफरेंसेस होता है, तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस के अकॉर्डिंग उनको सेपरेट करना है। नंबर 2, यूज़ प्रोविजंस एंड कोऑर्डिनेशन प्रोग्राम, सो उनके लिए कोऑर्डिनेशन प्रोग्राम्स एंड प्रोविजंस डालना है। नंबर 3, मेंटेनेंस ऑफ डिसिप्लिन, प्रॉपर डिसिप्लिन में रखना है। नंबर 4, दे शुड बी टॉट हाउ टू यूज़ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी, उनको बताया जाएगा कि कैसे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज वो ऐसे ही उनके लिम्स वर्क नहीं कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग हम उन्हें हेल्प करेंगे। दैन मस्ट यूज़ आर्ट, रिदम एंड म्यूज़िक, ड्रामा एंड सोशल एक्सप्रेशन टू मोटिवेट देम, हमें उनको मोटिवेट करने के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोग्राम्स में उन्हें इन्वॉल्व करना चाहिए, डिफरेंट टाइप ऑफ सॉन्ग्स उन्हें सुनाना चाहिए, सो दैट वो बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड हो जाएंगे एंड अपनी वर्क को बहुत प्रॉपरली कर सकेंगे, बिकॉज म्यूज़िक और आर्ट बहुत ही ज़्यादा इनक्रेज करता है लोगों को। दैन नेक्स्ट आता है एडवांस सेल्फ केयर और स्किल्स और होम लिविंग स्किल्स, तो बच्चों को एडवांस सेल्फ केयर दीजिए। बच्चों को जैसे खुद पे बोझ ना लगे तो उनको थोड़ा थोड़ा घर का काम भी दीजिए, बट जो वो कर सके, तो वैसे करने से अगर घर पे वो अकेले रहते हैं, लोनली फील करते तो कुछ काम कर सकते हैं। नंबर 7, टू टॉट अबाउट यूज़ ऑफ लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेशन, प्रॉपर, अगर ना जिनका पैर हाथ वर्क नहीं करता, कभी कभी क्या होता है पैरालाइज हो गया या फिर कोई भी रीज़न, ड्यू टू एनी रीज़न उनकी स्पीच ऑल्सो वीक हो जाते, कम्युनिकेशन पॉइंट वीक हो जाता है। सो इनको कम्युनिकेशन के लिए प्रॉपर लैंग्वेज और साइन लैंग्वेज इन्हें भी सिखाना पड़ता है, स्पीच थेरापी कराना पड़ता है, तो प्रॉपर वे से बात करेंगे। वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाएंगी, तो टीचर्स ये सारे वर्क करेंगे, उनको वोकेशनल ट्रेनिंग देंगे, प्रोविजंस एंड कोऑर्डिनेशन रखेंगे प्रोग्राम्स के साथ, मेंटेनेंस करेंगे डिसिप्लिन, उनको अच्छे अच्छे वर्क सिखाएंगे, आर्ट, रिदम, म्यूज़िक के साथ वर्क करेंगे, एडवांस सेल्फ केयर करेंगे। ये हो गया रोल ऑफ टीचर। अभी आया स्कूल फैसिलिटीज़, उनके लिए कैसे होना चाहिए, तो स्कूल फैसिलिटीज़ में अगेन मैंने पॉइंट्स बना दिए, ऐसे करेंगे तो क्या होगा ना, पेज भी कवर हो जाएगा एंड ईजिली आप लिख भी सकते हैं। तो स्कूल फैसिलिटीज़ में फर्स्ट उनके लिए शॉर्ट रैंप होना चाहिए ऑन स्टेप्स, मीन्स जैसे वो चढ़ सके, बिकॉज उनको व्हीलचेयर में ले जाते हैं तो रैंप्स बहुत इजी होता है, अच्छा होता है, या छोटे स्टेप्स दीजिए जो इजीली वो ऊपर आ सके, ऐसा ना हो कि बड़े बड़े स्टेयर्स दे दिए या स्टेप्स दे दिए तो वो चढ़ ना सके। तो अगेन उसके बाद और क्या है, एडिशन ऑफ हैंड बार, पकड़ने के लिए हैंड बार चाहिए, जस्ट लाइक पकड़ के वो अगर कभी लगे वो गिरने वाले हैं तो वो प्रोटेक्टिव हो सके कि वो पकड़ के वो जा सके। जस्ट लाइक कहाँ कहाँ होना चाहिए, वाटर टैप जहाँ पे है, टॉयलेट्स रूम जहाँ पे है, जहाँ पे ब्लैक बोर्ड है, अगर वो कुछ बोर्ड में लिखना चाहते हैं तो उस टाइम वो पकड़ के लिख सकते हैं। दैन प्रोवाइडेड सम रिसोर्सेस टीचर, रिसोर्स टीचर उनके साथ होना चाहिए तब वो लर्निंग में हेल्प कर सके। रिमूवल ऑफ डेस्क, डेस्क को हम रिमूव कर देंगे बिकॉज उनको प्रॉब्लम हो सकता है कि एक डेस्क में वो कैसे बैठे, तो रिमूवल ऑफ डेस्क टू मेक द रूम फॉर द व्हील चेयर टू मूव, सो रूम में जैसे थोड़ा सा स्पेस हो एंड वो मूव कर सके, ऐसा होना चाहिए। प्रॉपर हेल्थ चेकअप होना चाहिए, जितने भी इमरजेंसी केसेस है तो हमेशा प्रॉपर चेकअप होना चाहिए, अदरवाइज प्रॉब्लम बढ़ सकती है कभी भी। मॉडिफिकेशन ऑफ फर्नीचर्स, फर्नीचर्स को मॉडिफाई कर देंगे सो उनको हेल्प मिलेगा, वो मूव कर सकेंगे। देन नेक्स्ट है
लास्ट वन दैट इज़ जो रबर मैट्स होते हैं, ओवरऑल पूरे फ्लोर में हम लोग रबर मैट्स दे देंगे तो ग्रिप अच्छा आएगा, स्लिपरी नहीं होगा। सो क्लासरूम में वो जैसे गिर ना जाए वैसा देखना पड़ेगा। तो इतने ही पॉइंट्स हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में और एक कोई इम्पेयरमेंट के साथ आएंगे। आई होप ये आपको समझ आया हो। अगर समझ आया प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा जो भी न्यू है। एंड अच्छे से पढ़िए, ग्रो करिए। NCTET TET एग्ज़ाम्स के लिए जो वीडियोस आ रहे हैं उसको भी प्रॉपरली देखिए एंड ग्रो करते रहिए। एग्ज़ाम्स बहुत सारे आ रहे हैं, उसके लिए प्रिपेयर होइए। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।